दिख रहा है भाई? दिख रहा है सबको? पहला टॉपिक भाई, रिफ्लेक्शन के बाद जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास ऐसा मीडियम होना चाहिए जो रे लाइट को क्या कर सके, अपने अंदर से फ्लो होने दे। मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट एक साइड से दूसरी साइड जा सके, जिसमें हम कंपैरिजन कर सके उस रे लाइट का जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने का काम करती है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई भी रे लाइट जब किसी भी एक सरफेस के ऊपर गिरती है, सरफेस भी कौन सी? वो सरफेस जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाती है। तो यहीं पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कंपैरिजन होता है किसी भी रे लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। और कंपैरिजन किन किन बातों पे कर सकते हैं? हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो इस मीडियम में है, और इस तरफ जो स्पीड ऑफ लाइट चली जाती है इस मीडियम में c इज इक्वल टू किस में चेंज हो जाती है? v में चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ हम स्पीड ऑफ लाइट को किस में पढ़ेंगे? v में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी नॉर्मल, कोई भी हमारे पास जब नॉर्मल केस होता है जहां पे हम एयर मीडियम यूज करते हैं या फिर हम कोई भी फ्री स्पेस मीडियम यूज करते हैं, तो वहां स्पीड ऑफ लाइट हमारी किसके इक्वल होती है? 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब रे लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है और जाने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज हो जाती है, तो जब कंपैरिजन दो स्पीड का पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोई रे लाइट आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, इस जो रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा है लाइट का, एक फिनोमिना पढ़ा जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ को दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो रे लाइट जब आपकी डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, पहला केस। जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो इसका रीजन ये होता है कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट अंदर जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मींस अब रे लाइट रेयर से कहां जा रही है? डेंसर में। सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर कोई रे लाइट हमने डाली और वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट्स मीन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये केस ये कहता है कि अभी रे लाइट डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। इनको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसकी एक ऐसी थ्योरी है जो उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके बनाई गई है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हम वहां पे पढ़ते हैं। पहली तो क्या? रे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी पाथ चेंज हो जाएगी। और दूसरी क्या होती है? I नॉट इक्वल टू R। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल नहीं होता? एंगल रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। फिर इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको साइन के साथ मल्टीपल करवा देते हैं तो चेंज हो जाती है। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे दी हुई है भाई। एंगल ऑफ विच द रिफ्रैक्टेड रे चेंज द डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो डेविएशन है ना, एंगल जो बोला है, मतलब ये जो एंगल चेंज हो रहे हैं किसी भी रे लाइट को जाने से, तो जो अपने पथ से चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं डेविएट एंगल, यानी कि डेविएशन। ठीक है, तो ये डेविएशन के लिए हम यूज करते हैं। हालांकि इसका पूरा जो हम जिक्र है वो प्रिज्म में करने वाले हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? C/V। अगला देखिए भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हमने किसको पढ़ा था? एक ग्लास स्लैब को लिया था। ग्लास स्लैब से हमने रे ऑफ लाइट को डाला था। रे ऑफ लाइट जब हमारी जाती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो यहाँ से हमने μ1 मीडियम लिया, ग्लास को μ2 लिया, नॉर्मल डाला। ये एंगल इंसिडेंट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल रीजन। रेयर से कहाँ जा रही थी? डेंसर में। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा कि सेम मीडियम μ1, इसके साथ एंगल sin I। तो हमने लिखा था यहाँ पे μ1 sin I इज इक्वल टू था μ2 मीडियम में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन μ2 sin R। यहां से हमने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरफ रखा था।
और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे को एक तरफ रखा था। तो पहले हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस μ1 μ2 को इधर ले आए, μ1 μ2 को इस तरफ लेके आएंगे तो μ1 बाय μ2 ये क्या बताता है, ये आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में ये बताना चाहता है कि रे लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से डेंसर या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जब इसको ऐसे रखोगे तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन आर बाय में आई। यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ है वही बात। यहाँ पे साइन आई के नीचे साइन आर को इस तरफ ले आए तो इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन गया, μ2 बाय में μ1। ठीक है, तो ये आपके लिए बन के तैयार रहता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे ड्राइव करते हैं, इनको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला फॉर्मूला हमें किससे मिलता है, स्नेल लॉ से। किससे मिलता है, स्नेल लॉ से। स्नेल लॉ था जिसने ऑब्जर्वेशन दी थी कि कोई भी रे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसका एंगल और उसकी पैथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है भाई, स्नेल लॉ जो था वो एक एप्लीकेशन इसने जब दी थी तो इसने कब कहा था कि भाई ये कब एप्लीकेबल नहीं है, जब I इज इक्वल टू आर के हो। ठीक है, जीरो की फॉर्म तो हो ही हो, नहीं भी जहां भी कंडीशन I आर के इक्वल हो गया ना एंगल पे तो वहां पे ये नहीं अप्लाई होगा। ये वाला टॉपिक भाई अभी हमने किया नहीं है, इसको कहाँ करेंगे, हम आगे करेंगे प्रिज्म में। लेटरल जो शिफ्ट होती है मीन्स क्या होता है, दो तरह की शिफ्ट होती है आपकी, एक लेटेरियल और एक लॉन्गिट्यूडनल। समझें लेटेरियल क्या होती है, देखो ध्यान से इधर। मान लीजिए आपके पास एक है ना ऐसी कोई सरफेस का मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने पकड़ के ऐसे खींच दिया और इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ये पहले लेंथ कितनी थी, अब कितनी होगी, डेल एल। ऐसे जो चेंज होती है ना जिसमें कोई लेंथ इंक्रीज होती है, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और जब इसी में इसको इंक्रीज किया है, इसी लेंथ को खींचा है तो इसका जो डायमीटर है वो कम होना शुरू नहीं हो जाएगा। जो डायमीटर कम हुआ है ना, तो ये वाली जो चीज कम हुई है, पहले डायमीटर डी था अब डायमीटर हो गया इसका डी डैश या डेल डी, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। कोई भी लेटरल के अंदर जब चेंजिंग आती है तो एक ऐसी फॉर्मेशन जो एक्चुअल पैथ से हटके अपनी पैथ को बनाती है और जिसमें उसके डायमीटर में चेंजिंग आ जाती है उसको बोलते हैं लेटेरियल। ठीक है, और यहाँ पे लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है कि वो पोजीशन वहां से हटके कहीं और शिफ्ट हो जाती है जहां पे हम उसकी वैल्यू निकालने का काम करते हैं। तो उसके लिए था ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो हमने इसको इसलिए नहीं किया था। ठीक है, लेटरल शिफ्ट्स का काम क्या होता है, दो हाइट को निकालना होता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये कर देता है कि एक गिलास के अंदर है ना एक कॉइन गिरा हुआ है, वो पूछेगा कि कॉइन की एक्चुअल हाइट क्या है, एक्चुअल डेप्थ क्या है, जबकि हमें वो दिखेगा रिफ्रैक्शन की वजह से कहाँ ऊपर उठा हुआ। पेंसिल पानी के अंदर गिलास में डालोगे तो बैंड हुई नजर आती है। केस किसका है, रिफ्रैक्शन का। कितनी बैंड हुई है वो निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ अपॉन में एपरिएंट डेप्थ। तो एक रियल डेप्थ और एपरिएंट डेप्थ का भी टॉपिक था जो हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में फिलहाल नहीं है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है TIR। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये हम कर भी चुके हैं और ये आने लायक भी पेपर में। TIR क्या है, हम पहले एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं जिसमें एक कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जो दो मीडियम में रे ऑफ लाइट को ट्रांसफर करने का काम करता है। बस कंडीशन ये है कि रे लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम से। जब रे लाइट रेयर से डेंसर से रेयर में जाती है तो इस कंडीशन में हमने एक रे लाइट को डाला और वहां पे नॉर्मल डाल के जब हमने देखा तो इसमें स्मॉल सा एंगल चेंज होके आया है, क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। और इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, एंगल आई के इंक्रीज करने से। यहां से हमने एंगल आई फिर और इंक्रीज कर दिया, एंगल आई इंक्रीज किया तो आर और इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमने एंगल आई इंक्रीज किया और एंगल आर हमारा कहां आ गया है, पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस। जब वो रिफ्रैक्टिव सरफेस के साथ पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर दे या आप ये बोलें कि एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, उसी टाइम पे जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो एंगल क्या बन जाता है, क्रिटिकल एंगल। जिस टाइम पे इंसिडेंट एंगल चेंज करने से रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, उस क्रिटिकल उसी टाइम इंसिडेंट एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, एंगल सी। और एंगल सी आपका क्या है, क्रिटिकल
एंगल, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री होने के बाद जब रे लाइट आपने फिर से एंगल चेंज किया और एंगल चेंज करने से इंसिडेंट एंगल के बढ़ने से रे लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ आ जाती है, सेम मीडियम में अगर आ जाती है तो इस केस को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या रहती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? पहली तो है द रे लाइट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयर में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज्यादा है तो आपका क्या रहेगा, वो TIR की एप्लीकेशन रहेंगी। क्रिटिकल एंगल क्या है, पढ़ चुके हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी हम चेंज किया है अगर वो रिफ्रैक्शन के 90 डिग्री के इक्वल है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब प्लेन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलना शुरू कर दे उस टाइम पे इंसिडेंट एंगल को ही हम क्या नाम दे देते हैं, क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर चुके हैं, किया था, किया होगा बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के बराबर कैसे रहता है, क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ना है कहाँ, डेंसर से रेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पढ़ना है, डेंसर टू रेयर। डेंसर कौन सा मीडियम है, μ2। एंगल कौन सा रहेगा इसमें, sin I। μ1 में कौन सा रहेगा, एंगल sin R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है तो यहां पे हो जाएगा μ2 बाय में μ1, इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, sin R बाय में sin I, ये ठीक है। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ1 जब इंसिडेंट एंगल हमारे पास है, ये कब क्रिटिकल एंगल होगा, जब R कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वही रख रखा है, जब हमारे पास क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल बराबर होता है तब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, ठीक है। अब इसने ना बस इसको ये ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाने के लिए μ2 मीडियम इसने कौन सा मान रखा है, ऊपर वाला मान रखा है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बन रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस, ये इसने एयर में मान रखा है μ2 मीडियम, हमने μ2 मीडियम कहाँ मानना है, डेंसर में मानना है। तो ये आप ये एडजस्टमेंट देख लेना। तो दोनों की वैल्यू रख दी यहाँ पे, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और इस तरफ म्यू ले जाओ, μ2 बाय में μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, इस तरफ लेके जाओगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/sin C। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, sin C के बराबर होता है। C इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिख दो, या C इज इक्वल टू 1/sin C के इक्वल होता है। तो ये आपका रहता है जिसमें हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। बस इसमें आपने इतना ध्यान रखना है कि एंगल इंसिडेंट जो था वो जब 90 डिग्री हो जाएगा तभी हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल बन पाएगा जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या क्या रहती है एप्लीकेशन इसकी, डायमंड रहता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता चुका हूं आप लोगों को, केस भी हम कर चुके हैं। मिरेज रहता है, मिरेज के बाद आपका प्रिज्म रहता है, प्रिज्म के बाद आपका रहता है ऑप्टिकल केबल, ऑप्टिकल फाइबर इसको बोलते हैं। ये रहा आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, आपके पास एक ऐसी वायर है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, जिसमें हमें ट्रांसमिशन के लिए, बेस्ट ट्रांसमिशन के लिए हम एक ऐसे फॉर्मेट को यूज करते हैं जो TIR को एप्लीकेबल करे और इसके अंदर ही इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन की वैल्यू हम इनपुट करें वही कैसी आए, आउटपुट आए। अगर सेम बाहर आएगी तो उसी चीज को हम एप्लीकेशन में रखते हैं, किसमें, TIR में। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ये वायर है, इधर से हमने कम्युनिकेशन डाला तो ये रे लाइट डाली हमने कम्युनिकेशन की, अब जब इसके अंदर जाएगी तो सेम एंगल से बाहर ऐसे 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 चलती रहेगी। ये आपकी रे लाइट इंसिडेंट एंगल आई, ये एंगल रिफ्रैक्शन, दोनों अगर सेम होंगे, इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ भी कितनी पहुंचेगी,
1 ही जाएगी। अगली पे देखो, यहाँ हमने नॉर्मल डाल दिया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है कि नहीं, तो यहाँ वैल्यू 1 है तो यहाँ भी कितनी जाएगी। ऐसे ही अगला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, एंगल आई इज इक्वल टू आर, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो आई किसके इक्वल होता है। तो ऐसे करते करते लास्ट जो रिजल्ट निकलेगा, यहाँ एंगल आई आएगा और यहाँ एंगल क्या आ जाएगा, आर। इसकी भी वैल्यू 1 होगी और इसकी भी वैल्यू क्या होगी। तो जैसी वैल्यू डाली थी बिल्कुल सेम बाहर निकाली ना, तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपके भाई टीवी में आप यूज़ कर रहे हो, आपका डिस्क केबल चलता है, टेलीफोनरी के लिए जितनी भी आप लाइनें यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे सभी में कैसी लाइन यूज़ होती है, ऑप्टिकल वायर या ऑप्टिकल फाइबर हम इसको बोलते हैं, ये हमारे पास यूज़ होती है। जो ऑप्टिकल फाइबर की वायर होती है नेटवर्किंग के लिए होती है भाई, सर्जरी वगैरह के लिए, इनके लिए यूज़ करते हैं। ये डेंटिस्ट आपने देखा हो, एक वो यूज़ करता है ना साफ करने, क्लीन करने वगैरह के लिए, उसमें जो पीछे वायर लगी रहती है ना, वो भी आपकी यही यूज़ की जाती है, ऑप्टिकल वाली। ठीक है, और भी काफ़ी जगह पे आप इनको यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस को जब हम पढ़ते हैं तो लेंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर से जब रे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस तरीके से वो बिहेव करती है और किस किस टाइप से इमेज बनाती है। पहले ही हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज की है। ये कौन से लेंस की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, किसकी है भाई, कन्वेक्स की ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जहां पे केस हम क्या पढ़ रहे हैं, रेयर से डेंसर। पहला आपका केस ये रेयर वाला है, ये आपका डेंसर वाला है। जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल और आपकी इमेज फॉर्म्ड हो जाती है। आपने यहाँ पे करना क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा, इमेज के लिए एंगल इसने गामा मान रखा है, बीटा रहेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या रहता है, गामा। सेम एंगल रहेंगे, अलग अलग भी कर लोगे तो वैल्यू रखोगे तो भी वही आना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा हमें चाहिए, एक तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू और एक रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू। एंगल इंसिडेंट आई इज इक्वल टू किसके बराबर है, उसके लिए आपने ट्रायंगल कौन सी यूज करनी है, वो ट्रायंगल देखनी है जहां पे नॉर्मल डला हुआ है, और वो कौन सी ट्रायंगल बना रहा है, आपकी ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो एंगल आई एक्सटर्नल एंगल इसके दो अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल आई आप यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल आर कैसे निकलेगा, तो ये देखो एंगल आर के लिए क्या था, इमेज यहां फॉर्म्ड हुई है, नॉर्मल कौन सा था ये, तो इमेज और नॉर्मल के बीच में जो ट्रायंगल बनती है इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आर यहां रहेगा। ठीक है, इनको आप चेंज कर लेना, ये गामा रहता है, ये बीटा। तो पहले वाले में हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ऐसे इसके निकालोगे तो ये आउटर एंगल इन दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से आर जब निकालोगे तो क्या आएगा, गामा माइनस बीटा। तो ये वाली प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। ठीक है, फिर वही भाई साइन हटा दो, एंगल μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। आई की वैल्यू क्या है, जो भी आपने अभी निकाली है वो पुट कर दो, आर की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो पुट कर दो, उनको आप अप्रोक्स ले जाओ 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा के, उनको चेंज करके आप इसमें पुट कर दो। जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाएगा। μ2 मीडियम में आपकी इमेज फॉर्म्ड होती है, μ1 मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 से 2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल μ2 माइनस μ1 बाय में क्या रहेगा, आर। ठीक है, ऐसे ही आपके बाकी सारे केसेस हैं, ये भी हम भाई कर चुके हैं काफ़ी बार, फिर भी ना आए तो देख लेना आप पीछे से उनको। लेंस भाई, लेंस जो रहता है हमारा वो आपका दो टाइप में रहता है। लेंस जब बन के आता है तो एक आपका कॉन्वेक्स बन के आएगा और एक आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉनकेव को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। ये इनके लिए प्रिंसिपल वो दे रखे हैं, क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पढ़ा था। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो आपकी थी वो रेयर टू डेंसर केस, दूसरा था डेंसर टू रेयर। दोनों को क्या कर दिया, फिर ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड करोगे तो जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आया था वही फॉर्मूले हम पीछे से उनको ऐड करके आप सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू μ -1 1/r1 माइनस के 1/r2।
ये जो दोनों है ना R1 और R2, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक बार तो आपके केस रेयर टू डेंसर के लिए, एक बार डेंसर टू रेयर के लिए। इसके भी न्यूमेरिकल हम करेंगे जब आगे हम करेंगे अपना। अगला है हमारा वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, लेंस फॉर्मूला हम कर चुके हैं, इसको शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, इजी सा टॉपिक था। फॉर्मूला सबको याद भी रहता है 10th क्लास से ही, 1/v - 1/u = 1/f। लीनियर मैग्निफिकेशन आज हम कर चुके हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? एक ऐसी मैग्निफिकेशन होती है जो रेशियो देती है आपको हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे रहता है। ड्राइव करके भी हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? पावर ऑफ लेंस होता है आपका 1/f, या फिर ये बोले लेंस की वो पावर जो रे लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्स करने का काम करती है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसके बराबर रहती है? डायप्टर के बराबर रहती है, मतलब इसकी यूनिट क्या है? डायप्टर है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, दो कॉन्टैक्ट लेंस हैं। पहले वाले लेंस के लिए इमेज फॉर्म्ड होगी ये वाली यहाँ पे, दूसरे वाले लेंस ने कहाँ इमेज फॉर्म्ड कर दी? यहाँ पे। अब इन दोनों के लिए हमें लेंस फॉर्मूला लगाना है। पहले L1 के लिए लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f1 बन गई इक्वेशन। सेकंड वाले के लिए, जो पहले वाले के लिए इमेज थी, इसके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया, तो 1/v माइनस में 1/v' = 1/f2। जो कटता है उसको काट दो, फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा 1/f = 1/f1 + 1/f2। और ये इस टोटल बहुत सारे लेंस लगा दें तो उनकी फोकल लेंथ चेंज होती जाएगी। ऐसे ही इसी से पावर फैक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। तो पावर जो बनेगी वो आपकी क्या बन के आ जाएगी? P = P1 + P2 + P3, ठीक है। तो ये पूरा आपने रिवाइज करना है, चाहे छुट्टी रहे चाहे छुट्टी ना रहे, ठीक है भाई। कल हम इसका लेंगे टेस्ट, ठीक है। पूरा चैप्टर आप रिवाइज करके आए भाई। चलो बेटा भाग जाओ।